हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा 60 डे स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स तीनों का तीनों पूरा सिलेबस 60 डेज के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो आना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस जो आए टाइम के साथ मिलती रहे और आपको दिक्कत कोई भी तरह की परेशानी ना होने पाए। तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। कौन चैप्टर पढ़ रहे थे? बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलरेडी मैंने डे 1 में कुछ चीजें पढ़ा दी थी। अब डे 2 में आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि वन शॉट नहीं मिलेगा, वन शॉट वही मिलेगा जो चैप्टर छोटा हो। 60 डेज बस पढ़ लो। मेरे कहने का 60 डेज का एक मकसद है, एक मोटिव है कि आप उतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा बेहतरीन, 90 प्लस जाएगा। ये नहीं कि 50 30 40 60 होगा। ठीक है, चलो और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या पढ़ रहे थे? सॉरी, चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आज जो हमें देखना है वो है माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट में बांटा है। पहले वाले का नाम है माइक्रो और दूसरे वाले का नाम है, अरे भाई तुम कहाँ चले आते हो, चलो, एक का नाम है माइक्रो और एक का नाम है मैक्रो। तो फर्स्ट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट। अब ये माइक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब सिर्फ और सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल को इफेक्ट हो, वो क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसे मान लो मेरी क्लोथ की शॉप है। क्लोथ मतलब कपड़े की दुकान है, भैया मैं कपड़े बेचता हूँ। अब कुछ ऐसा हुआ जिससे सिर्फ मेरी दुकान को फर्क पड़ा, सिर्फ और सिर्फ मुझे फर्क पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट। जब सिर्फ इंडिविजुअल को इफेक्ट पड़े वो क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो बता देता हूं। मैक्रो में क्या है? जितने भी लोग कपड़े बेचने वाले हैं, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी ला दे, जितने भी कपड़े बेचने वाले हैं सबको इफेक्ट हो रहा है, वो क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट। जब कोई इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है, कोई एक दुकान इफेक्ट हो रही है, वो है माइक्रो एनवायरनमेंट। और जब सबको इफेक्ट होगा वो क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट। तो ये माइक्रो है भैया, ये क्या है? आपका मैक्रो है। ठीक, अब बात करते हैं बुकिश लैंग्वेज, देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट क्या लिखा है। लिखा इट रेफर्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट रेफर्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अ बिजनेस टू अ बिजनेस। बोल रहे इट रेफर्स टू इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग अ बिजनेस। मतलब चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे इफेक्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है? दूसरे का नाम है मैक्रो एनवायरनमेंट। क्या है? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक, मैक्रो के बारे में बाद में बात करेंगे। अब माइक्रो के में इन्होंने दो चीज बोला है। माइक्रो में दो फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? और दिखाता हूं, हटो भाई। हाँ, माइक्रो के दो फैक्टर है बेटा। एक है इंटरनल, पहला वाला फैक्टर, और दूसरे वाले का क्या नाम है? एक्सटर्नल फैक्टर। द फर्स्ट इज इंटरनल फैक्टर एंड द सेकेंड इज एक्सटर्नल फैक्टर। ये इंटरनल फैक्टर और ये एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, और चलो चल के देखते हैं भैया। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है जब हमारे घर वाले ही हमारे ऊपर दिक्कत दे दे, या अपने ही लोग परेशानी दे दे, और जिसकी वजह से मेरे फर्म को इफेक्ट हो जाए, वो होता है इंटरनल फैक्टर। और जब बाहर वाले तो भैया तकलीफ देने के लिए दुनिया में बने ही हैं, तो जब दूसरे तकलीफ देंगे तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन जब अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, सुना है ना? तो जब अपने ही लोग तकलीफ देने पे आ जाए, अपने ही लोग हमें तकलीफ देने पे आ जाए, तो वो क्या होता है? आपका माइक्रो, आपका इंटरनल फैक्टर। और जब बाहर वाले तकलीफ दे, जिसकी वजह से हमें बड़ी तकलीफ हो, बड़ी परेशानी हो, तो वो क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर होता है। क्लियर? तो मतलब कहने का, जब हमारे लोग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं, उनकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, इंटरनल फैक्टर। जब बाहर वाले सप्लायर, है ना, सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गए, उनकी वजह से दिक्कत हो, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया। ठीक, अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या है और देखते हैं। नंबर 1 पर है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। क्या है? टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब इंटरनल में सबसे पहला बच्चा आता है
टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बोलता क्या है, सुनो ध्यान से। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में आते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर, क्रेडिटर, है ना। कौन कौन आता है, डायरेक्टर, कौन आता है सबसे पहले आपका टॉप मैनेजमेंट में आपका डायरेक्टर आता है, फिर डायरेक्टर के साथ आपके सीईओ हो गए, ये आते हैं, है ना। इन्वेस्टर्स आते हैं, शेयर होल्डर आते हैं। अब ये सब वो सारे लोग हैं, ये जो बड़े बड़े किंग मेकर है कह सकते हो, पॉलिसी डिसीजन मेकर होते हैं। तो ये लोग वो होते हैं जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। अब यही लोग अगर गड़बड़ है, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, ये लोग सही डिसीजन नहीं ले पाए, सही पॉलिसी नहीं बना पाए, तो भैया आपका ही तो नुकसान होगा, आपका यानी कि फर्म का ही तो नुकसान होगा। तो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बेटा, अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मस्ट है, अच्छा होना, ठीक। अगर वो नहीं है तो बिजनेस को आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। नंबर 2, कॉर्पोरेट कल्चर। क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर। आप कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या है, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो वहां का कल्चर कैसा है, वहाँ के एथिक्स कैसे, लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है। कॉर्पोरेट कल्चर वहाँ का अच्छा है कि नहीं, मतलब लोग स्ट्रिक्ट वहाँ का रिलेशन है, बहुत टाइट रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या बहुत प्यार से रखते हैं, एज अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे विच इंक्लूड द एटीट्यूड एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट, वहां का एटीट्यूड एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट कैसा है, किसका बोलते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट कल्चर। नंबर 3 पर बच्चा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। नंबर 3 पर क्या है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके बिजनेस का मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पैसा कमाने के पर्पज से आप आए हो, क्या आप किसी का एनजीओ वगैरह पर्पज से हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपका मिशन क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बोलता है इंक्लूडिंग देयर ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, स्कोप क्या है, एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या है। तो ये सारी चीजें आती है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव में, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो मिशन होगा, कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होगा, कहीं तो आपको पहुंचना होगा। तो वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ऑब्जेक्टिव छोटा सा है तो क्या ही फिर यार, ऑब्जेक्टिव बड़ा है, बहुत बिगेस्ट है, तो वो सारी चीजों पर ही मैटर करता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 4, पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर में क्या है, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप अमंग द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल। अलग अलग लेवल पर रिलेशनशिप कैसा है, किसका, मैनेजमेंट का और एम्प्लॉइज का। भाई अगर मैनेजमेंट पे एम्प्लॉइज के बीच में अच्छा नहीं बनेगा, ऐसा अच्छा नहीं होगा, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, बिजनेस तो डाउनफॉल में जाएगा ना, फर्म को असर पड़ेगा कि नहीं। अब भाई मान लो ये मैनेजमेंट है, ये आपका फर्म है, दोनों के बीच में अच्छे से नहीं बन रही है ना, दोनों ताली नहीं मिल रही है, समझ रहे हो। जब तक दोनों चीजें नहीं मैच होगी तो बिजनेस में क्या होगा, आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए भैया दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना बहुत अच्छी है। एक रिलेशनशिप में दोनों के बीच में बनना तो बहुत जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में नहीं बन रही है, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के बीच में, तो भैया बिजनेस गया आपका, ठीक। और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, नंबर 5 पर है कंपनी इमेज। क्या है, कंपनी इमेज। अब कंपनी की इमेज क्या है, कैसी है भाई, बोल रहे हैं विच इन्फ्लुएंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स, फाइनेंशियर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा टू वर्ल्ड द फर्म। मतलब कंपनी की इमेज बहुत मैटर करती है। अगर कंपनी की इमेज अच्छी है तो जो भी कस्टमर से अट्रैक्ट होंगे, जो भी फाइनेंशियर से वो पैसा लगाने के तैयार रहेंगे, जो इन्वेस्टर से पैसा लगाएंगे फर्म के प्रति, फर्म के लिए। लेकिन अगर मान लो आपकी कंपनी की इमेज खराब है, ब्रांड नहीं हो आप, तो फिर आप क्या कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बेटा मैटर करती है किसी भी फर्म के लिए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी रह गई होगी तो बता देना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी लोग। कौन लोग, बाहर वाले। अब ये बाहर वाले कौन है सर, बेटा बाहर वाले का मतलब होता है द एक्सटर्नल फैक्टर्स रेफर टू दोज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एजेंसीज विद विच बिजनेस एजेंसीज इज कंस्टेंटली इंटरेक्टिंग। मतलब ये वो लोग है बेटा
जो बाहरी लोग हैं, सप्लायर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गए, जो हमारे यहाँ काम नहीं करते लेकिन हमें इफेक्ट पहुंचाते हैं, तो ये लोग कौन है बेटा? एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, ये बाहरी लोग हैं, हमें सिर्फ हमें फर्क पड़ा है। इंटरनल में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, डांट डांट के, भैया कैसे कर रहे हो, समझ जाओ, मान जाओ, कब तक ऐसे करोगे, ऐसे रूठे रहोगे क्या जिंदगी भर? तो मना लेंगे, भैया मान जाओ मान जाओ मान जाओ। एक्सटर्नल में बाहर वाले को कहाँ से मनाए? बाहर वाले को मनाना पॉसिबल है? नहीं है। अपनों को तो एक बार मना लोगे, भैया आओ सुनो, चलो ठीक है ना, बात खत्म करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल को मना पाओगे? नहीं मना पाओगे। तो बाहरी लोग को मनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एलिमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट कुछ चीजें जो आती हैं, क्या क्या है भाई? नंबर 1 पर है कस्टमर्स। कस्टमर्स, कस्टमर भैया, कस्टमर की पसंद बदल गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कस्टमर तो एक ऐसी चीज है, कस्टमर इज अ किंग है। कस्टमर ने कह दिया कि हमें ये चाहिए, तो कस्टमर के हिसाब से आपको सारी चीजें बननी पड़ेगी। उसके माइंड में चीजें आगे भी चीजें नहीं ले रही है तो फैशन आउट हो गया, और फैशन आउट हो गया तो आपको बिजनेस में हार्म पहुंचेगा। तो बोल रहा इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं? आपके कस्टमर्स में आते हैं। नंबर 2 पर है बेटा कॉम्पिटिटर्स। कौन है? कॉम्पिटिटर्स। अभी कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? अगर आपसे अच्छा काम कॉम्पिटिटर्स कर रहा है, जैसे मैं मान लो मेरा काम है मोबाइल का, मैं अपने यहाँ आईफोन 17 जो है मान लो 1 लाख का बेच रहा हूँ, उसी जगह बगल वाला जो है वही मोबाइल 98,000 में बेच रहा है, या फिर एक मोबाइल आईफोन के साथ कुछ फ्री दे रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। तो कॉम्पिटिटर जब अच्छा करेंगे, मुझसे सस्ती डील ऑफर करेंगे, तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक, नंबर 3 सप्लायर। अब सप्लायर का क्या है? टाइमली सामान नहीं पहुंचा रहा है, मुझे नीड है, दुकान कस्टमर जो है ऑर्डर कर रहे हैं, हमें ये चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है हमारे तक। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है भाई? इन लोग की हरकत है, टाइम पे सामान नहीं पहुंचा रहे, तो सप्लायर पे कंट्रोल में नहीं है। कॉल कर सकते हैं, कह सकते हैं हेलो 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 सप्लायर आ जाओ भैया, सामान लेके आ जाओ। अब सामान लेके नहीं आ रहा है सप्लायर, तो क्या करें? तब कस्टमर आएगा तो हमको वापस करना पड़ेगा ना, कि अभी सामान तो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो बिजनेस को इफेक्ट होगा। ठीक है, नंबर 4 मिडिल मैन। नंबर 4 पे कौन है? मिस्टर मिडिल मैन। मिडिल मैन कौन है? बीच का आदमी यार, बीच का आदमी मतलब एजेंट। कौन? एजेंट। ठीक है, मिडिल मैन लाइक एजेंट्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स सर्व द लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कस्टमर। अब ये कंपनी है, कौन है? ये आपकी कंपनी है, ये यहाँ पर खड़ा है कस्टमर। अब यहाँ से सामान पहुँचने के लिए बीच में होता होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, और होता है मतलब सप्लायर। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके जरिए सामान पहुँचता है यहाँ तक। तो ये सारी जो चेन होती है ना, ये सब आते हैं। एक और मिडिल मैन, अगर होलसेलर सामान सही से नहीं पहुंचा रहा है, रिटेलर के जरिए है, कस्टमर सामान नहीं पहुंच पा रहा है, तो इन लोगों अगर ठीक नहीं है तो ये भी बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। ठीक, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाते हैं, आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो अगर लोन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया है, तो फिर आप इफेक्ट हो गए, है ना? तो ये सारी चीजें मैटर बिजनेस में करती है। फाइनेंशियल क्या लिखा है? द शेयर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर होल्डर्स एंड बैंक प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी। तो बैंक जो है आपको कंपनी जो है या फिर बैंक जो आपको लोन देता है। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी, पॉलिसीज एंड एटीट्यूड्स ऑफ फाइनेंस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द कंपनी। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, आपकी बैलेंस शीट कैसी है, ये सब अच्छी है तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लेना है, लो स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया। ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं, बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, जल्दी ले लिया। बस 1 मिनट रुकना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।